हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त भाई फार्मर की पीटीआई यूथ विंग के सदर राजा सबीर रियाज साहब और मेरे अजीज पीटीआई इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी आमिर रियाज साहब, स्टेज पे मेरे छोटे भाई प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार यासिर इलियास खान। आज की तकरीब के हवाले से जो जिस तरह हमारे दोस्तों ने जो यूथ विंग इंसाफ यूथ विंग के आप दोस्तों ने अरेंज किया, उसमें जिस तरह पहले भी हमारे बाद अजीजों ने दोस्तों ने जिक्र किया, जनाब सरदार मुर्तजा अली साहब, कादी इसराइल साहब, उन लोगों ने तमाम अजला के सदूर जनरल सेक्रेटरी, अगर कोई नाम मुझसे रह गया क्योंकि मैं नॉर्मली में वैसे वो तो आप जितने भी दोस्तों ने जो तकरीर की तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात इस तरह आप लोगों में से अक्सर मुकर्रीर ने जिक्र किया कि मैंने यूथ विंग से, मैं जो इंसाफ यूथ विंग से उससे स्टार्ट ले रहा हूँ। एक्चुअल है तालीम हमारी नौजवान क़यादत ये यहाँ स्टेज के ऊपर बैठे और कुछ लोग स्टेज पे नहीं, उन्होंने अपनी कुर्सियाँ सेक्रीफाइस करके नीचे बैठे। आप लोगों को क्रेडिट देता हूँ कि ये आप लोगों का इनिशिएटिव है और आप लोगों ने ये स्टेप लेके ये हमारे लिए तो ये है कि वो कहते हैं कि सर मुंडवाते ही होली पढ़ने शुरू हो गए, तो हमें तो चौमुखी में उन्होंने लगा दिया। हमें ऐसा ख्याल कौन से आता कि हम इस तरफ जाते और ये इस्तकबाली। और मैं ये समझता हूँ कि जनाब राजा सबीर साहब, आमिर जमील साहब, मुर्तजा साहब और इन लोगों ने ये जो अरेंज किया आप सब दोस्तों के साथ, हमारा ये जो इकट्ठ है आज का, कि ये वीकेंड है, टाइम की लिमिटेशन के हवाले से तो इन्होंने सिर्फ जिलाई आज तक और लिमिटेड, और हमें पता है कि हम आज भी आप भी हमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते होंगे, कुछ हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते होंगे, लेकिन आज के वक्त की कोता दामनी सही। लेकिन मैंने एक जो चीज़ जो हमारी नौजवान क़यादत है उनकी राजा सबीर साहब के भी मुंह से और जनाब सरदार आमिर जमील साहब के भी मुंह से जो चीज़ें हमने महसूस की, मैंने जो मैं महसूस कर सकता हूँ, और कुछ आप जो हमारे नौजवान साथियों ने जो दिलाई हमारे सदूर है और जनरल सेक्रेटरी है उनके मुंह से जो मैंने सुना, तो मुझे ये फील हुआ है कि हमारे जो नौजवान हैं और आप स्पेशली इंसाफ यूथ विंग के जो लोग हैं, आपको इग्नोर किया जाता रहा माजी में, और ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि किसी भी माशरे की बोट को, गाड़ी को आगे खींचने में सिर्फ जवान ही काम कर सकते हैं, ना तो कभी बूढ़े काम आए हैं, ना कभी बच्चे काम आ सकते हैं। तो जवान क़यादत ही इस पोजीशन में होती है कि किसी भी माशरे को आगे ले जा सकते हैं, या उनकी एनर्जी होती है, उनकी समझ होती है, उनकी विजडम होती है कि वो उसके लिए काम कर सकते हैं। राजा मुसद्दिक साहब का माशाल्लाह आपने जिस तरह इंटेलेक्चुअल खिताब सुना, और मैं जिस चीज़ से इस हवाले से भी बड़ा खुश हूँ कि राजा साहब हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पीटीआई के शुरू के कारवान के वो मुसाफिर रहे, साथ दिया। और हमारे जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके शुरू के साथियों का जिस तरह उन्होंने जो मिस्टर ब्राउन से स्टार्ट हुआ है, उस वक्त बड़ी डिबेट होती थी कि लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बाज़ाब्ता पार्टी की बुनियाद नहीं रखी गई थी। लेकिन जो चीज़ें राजा साहब उसके ऐनी शाहिदीन हैं और मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ। आप में से मुमकिन है कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ छोटे हों उस वक्त, हमने इस शौकत खानम के बनने में इमरान खान साहब को डालने के डब्बे के अंदर भी चंदा करते देखा। ये कमिटमेंट का लेवल ये था कि स्कूल के बच्चे उनके साथ होते थे और वो किसी भी जगह पे चले जाते थे, और कभी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम 1 रुपया तुम डोनेशन कर रहे हो या 2 रुपये, जो जितना दे सकता है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे। और उनकी कमिटमेंट और अनथक मेहनत के नतीजे में हमारे मुल्क को एक शौकत खानम जैसा फ्लैगशिप हॉस्पिटल जब नसीब हुआ, तो आप देखते हैं कि कोई भी हमारे दूर दराज के इलाके का आदमी जब उसको
इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ शौकत खानों में होता है, तो वो एटलीस्ट बस में बैठेगा, कोच में, वैगन में लाहौर पहुंच जाता है। लेकिन जर्मनी पर फ्रांस और अमेरिका जाकर इलाज कराना इस मुल्क के आम शहरी के बस की बात नहीं। मैं मेरा ख्याल 8-10 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब मियाँ वाली गया नामल यूनिवर्सिटी, हमने पहले सुना हुआ था कि जी मियाँ वाली के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन ये जो लास्ट हमने इवेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नमन में हमने पूरा दिन गुजारा। हम चूंकि सुबह चले गए थे अर्ली, हमने पूरा दिन वहां गुजारा, हम शाम को वहां से आए। उस यूनिवर्सिटी को देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ कि इस इतने दूर दराज रिमोट एरिया के अंदर इतनी हाईटेक यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है। और आपके साथ ये भी शेयर करूं कि उस यूनिवर्सिटी के जो आर्किटेक्ट हैं उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और वो अमेरिकन सिटीजन है। तो मेरी जब उनके साथ भी नशिस्त हुई तो वो बहुत ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है और मैंने चूंकि हमारा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से भी नाता है, तो मैंने यहाँ बेशुमार लोगों के साथ उसका जिक्र किया कि मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला हमारा आर्किटेक्ट और जिस तरह उसने यूनिवर्सिटी डिज़ाइन किया वो तो चले बिल्डिंग की हद तक हम बात करते हैं, लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है, जो हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो ये कहते हैं कि जी ये फ्यूचर की ऑक्सफोर्ड है, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फ्यूचर की ऑक्सफोर्ड होगी, फ्यूचर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से जिन बुनियादों पे वो है। और इस वक्त तक मेरा ख्याल 6-7 बैच इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो मतलब मुख्तलिफ फील्ड में वो अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो आज की इस तकरीब के हवाले से मैंने एक और जो चीज महसूस की, जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, कि जो हम ये महसूस करते हैं कि नौजवान की जो ड्यू रेस्पेक्ट है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो आपका हक है। वो अगर कोई आपको देगा तो वो आपको एहसान नहीं करेगा, वो आपका राइट है। लेकिन आप हमारी इस जदोजहद में सिर्फ ये नहीं है कि हम आपसे, आप इस जदोजहद के मेन पायलट हैं, आपने ही इसी जदोजहद को आगे लेके चलना है। और आने वाली जो पीटीआई की गवर्नमेंट होगी उसमें भी हमारी जो इंसाफ यूथ विंग है, यही मेन क़यादत होगी जो उस हुकूमत का हिस्सा होंगे। हमने आपके इल्म, आपके विजडम और आपकी एनर्जी से उस गवर्नमेंट को फॉर्म करना है। और हम ये समझते हैं कि कोई आदमी अगर माजी में गोलियां मारता है लोगों को, तो वो उसके आप समझ बूझ का अंदाजा लगा लें कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आप पार्टी को कहां लेके जा रहे हैं। आप चूंकि पार्टी की मैन आईज और ईयर्स हैं, आप हमारे आर्म्स हैं। मैं एक्सटेंडेड आर्म्स भी आपको नहीं कहता, एक्चुअल आप हमारे रियल आर्म्स हैं। आप ये देखें कि जब वफाक के अंदर ये वो पार्टी जिसकी मैं परसों हम यहाँ पे एक लिफ्ट में थे, तो राजा मुसद्दिक साहब के एक रिलेटिव हैं, हमारे सेंटरों के शुरू, हमारे दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, लेकिन सेंटरों के सबसे बड़े क्लाइंट भी थे जब ये सेंटरों बन रहा था। तो उन्होंने याद कराया मुसद्दिक साहब को कि 1997 में आपने मुझे पीटीआई आजाद कश्मीर की दावत दी थी, 1997 में। तो पार्टी ये है कि पिछले 2 साल में एक रियलिटी है, मैं कोई आपको नई चीज नहीं बता रहा। वो ये है कि जब वफाक के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो आजाद कश्मीर के अंदर बहुत तेजी के साथ पीटीआई को टेक ऑफ करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर उस आदमी को जो साहिब राय हो सकता है या काबिल जिक्र हो सकते हैं, ऐसी शख्सियत हर इलाके, हर जिले और तहसील के अंदर मौजूद होती है, कोई नई बात नहीं। लेकिन हमने हर उस आदमी को अपने लिए थ्रेट समझा जो कि काबिल जिक्र हो सकता है कि जी पार्टी में ना है, फिर पार्टी चले कैसे, उसका कोई रास्ता बताएं। तो हमारे ये ख्याल है कि जो पार्टी के अंदर मुसद्दिक साहब ने उसकी तरफ बड़ी खुल के बात की है कि जो धड़ेबंदियां हैं, ग्रुप बंदियां हैं, ये पार्टी को तबाह करती हैं। आपको बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, आप अंदर ही उसके लिए काफी होते हैं। आप ये देखें कि अगर पार्टी का कोई आदमी किसी इलाके के अंदर जाए और उसके निकलने के 4 घंटे बाद आप इस्लामाबाद से गाड़ियों में बैठा के आप उनको मीरपुर बिम्बर पहुंचाएं, आप कहेंगे जी पार्टी के खिलाफ हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
पीपल्स पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये समझ बूझ जो है, ये लिमिटेड जो होती है, ये पार्टियों के लिए बड़ा एक जहर है। इमरान खान साहब ने बड़ी राइट सिलेक्शन की हुई है। सैफुल्लाह खान नियाजी साहब जो हैं वो उनके बड़े दरीना और काबिल एतमाद साथी हैं। और सैफुल्लाह खान नियाजी साहब का भी, जिस तरह हम राजा मुसद्दिक साहब की बात कर रहे हैं, सैफुल्लाह खान नियाजी साहब भी इमरान खान साहब के साथ सारे सर्द और गर्म में उनके साथ चले हैं और उन्होंने भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेशुमार लोग, मुझे अब चूंकि बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के हर हल्के से जो लोग हैं हमारे, जो 3-4 लेवल तक आते हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो पहले नंबर पे आ रहा होता है, कोई चौथे या पांचवें तक, तो नियाजी साहब ने पर्सनली लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किए और उनको पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। कहीं शायद उनकी कोशिशें कामयाब हुई होंगी, लेकिन अगर कई नाकाम हुई हैं तो वो हमारे लोगों की वजह से नाकाम हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी कुछ नहीं गया। ये जो हमारे लोग हैं, मैं उनके लिए हदायत की दुआ करता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद अंसारी साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि किसके लिए, मैंने तो फिर अपनों के लिए, अगर आपके वो न हो राय रास्त में, तो उनके लिए भी तो दुआ करनी चाहिए। तो हम अब भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला करे उनको हदायत नसीब हो। ये जो छोटे छोटे ग्रुप बन दिए हैं, हर बंदा अपनी डायरेक्ट की मस्जिद की बुनियाद रखे तो काम नहीं चलता। आप लोगों में से जो नेशनल मीडिया देखते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी उलमा और मशाइख के साथ, उसमें कुछ हमारे दोस्त थे, कुछ हमारे गवर्नमेंट की पोजीशनों पे भी हैं उलमा मशाइख। तो बड़ी राइट बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार जो मेरा पैगाम था उसको आगे तो आपने लेके चलना था। और आपने मेरे कई इंटरव्यूज के अंदर ये चीज देखी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली दफा पाकिस्तान की 72-73 साल हिस्ट्री में हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां जाके, उनके घरों में जाके ये कहा कि इस्लाम फोबिया, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, इस्लाम को तुम दहशतगर्दी से कैसे जोड़ सकते हो। आप मुझे बताएं कि तुर्की के तैयब अर्दगान के अलावा आपके जितनी मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है, किसी में ये जरूरत हुई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस अंदाज में पुकारे, उनके घरों में बैठ के उनसे इस अंदाज में बात करें। वो जो कल चेयरमैन ने बात की उलमा से, वो बड़ी राइट बात है, उसको हमें आगे लेके चलना था। वो जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं कि रियासत मदीना से क्या मराद है। अभी राजा साहब जो बात कर रहे थे सिंगापुर की टोटल आबादी, हम कहते हैं आजाद कश्मीर की 40 लाख है, 50 लाख है, जो भी है, सिंगापुर की 24 लाख है टोटल आबादी। कोई 64-65 के करीब वो आजाद हुए थे। 24 लाख में से 4 लाख मुसलमान हैं। आपको एक ही गली के अंदर टेंपल, गुरुद्वारे, मस्जिद मिलेगी। उनका जो रेडियो है नेशनल 5 वक्त की वो अजान देता है। सिंगापुर वाइड नॉन मुस्लिम कंट्रीज में वाइड कंट्री है कि जिसके अंदर जो फास्ट फूड है वो हलाल करने के बाउंड है, कि दे आर बाउंड के वो हलाल सर्व करें, और ये भी बाउंड है कि रिसेप्शन के पीछे वो लिख के रखेंगे कि हम हलाल सर्व करें। जिस तरह हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री है, इसी तरह मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री है, 4 लाख के करीब। लेकिन सेकुलर कंट्री है, इक्वल चांस देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। माशरे अपने हालात और वाकयात के मुताबिक जिन माशरों ने तरक्की करनी होती है, हमसे बहुत बाद में मलेशिया आज़ाद हुआ, हमसे बहुत बाद में सिंगापुर आज़ाद हुआ, लेकिन आप ये देखें कि किस लेवल के ऊपर वो पहुंचे है। यहाँ पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो विजन है उसको हमने आगे लेके चलना है, वो आप लोगों ने आगे लेके चलना है। आप क़यादत हैं इस कौम की, जो जवान होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो क़यादत होते हैं कौम की। तो आपके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। आइंदा आने वाले टाइम में मेरी कोशिश ये होगी कि हम डिविजनल लेवल पे जो नौजवान हमारे इंसाफ यूथ विंग के जो लोग हैं, मैं राजा शकील साहब को, आमिर जमील साहब को ये कहूँगा कि जो हमारे डिवीजन लेवल पे हम अपनी क़यादतें बुलाएं, इनके साथ फार्म कन्वेंशन सेंटर में मिला करेंगे, पाक चाइना सेंटर है वहाँ कर मिलेंगे, किसी बड़ी मार्केट में भी मिल सकते हैं, हम वहाँ पे आपके डिवीजन में भी आपके साथ मिल सकते हैं। लेकिन ये होगा कि हम आपको कोई कदम नहीं लगाएंगे, हम एक एक वो करके कि जी आप 2 मिनट बात कर सकते हैं, 4 मिनट, चूंकि ये टाइम की आज की कोता दम नहीं थी, लेकिन हम आपसे डिटेल सुनेंगे और इस तहरीक को आपने आगे लीड करना है, आपने आगे लेके चलना है। आप लोगों की मुशावरत से ही डिसीजन होंगे।
और ये मैं आपको बताऊं कि जो आप लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है, जब हम पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं तो ना हम कुर्सियों के पैसे मांगेंगे, ना हम टेंटों के पैसे मांगेंगे किसी से, ना लोगों को टिकटों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पार्टी में कोई टिकट नहीं मिलेगा। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो अपने झंडे नहीं बना सकते, अपने बैनर नहीं बना सकते, अपनी कैंपेन नहीं चला सकते। आजाद कश्मीर का बदलते कल्चर के साथ मैं आपको ये अश्योर करवाऊं कि ये पार्टी करे, क़यादत करे, लेकिन अगर कोई कमजोर कैंडिडेट होगा तो लोग उसके दूसरे सपोर्ट करेंगे, उसे भी चंदा मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमने जो यहाँ दुकानें खोली हुई है लोगों को यार 25 लाख दे के जा, 35 लाख दे के जा, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। आपका और मेरा फर्ज है कि अगर आपके नॉलेज में नोटिस में आए, हम भी इस चीज को डिस्करेज करें कि ये कल्चर नहीं है, न कल्चर ये होना चाहिए। और पीटीआई का वही सिस्टम है, वही बेस है जो पीटीआई उसी सिस्टम के अंदर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी पार्टियों को लोग डोनेशन देते हैं। आप अमेरिका में देखें, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखें, पार्टीज को लोग डोनेशन देते हैं। तो पार्टीज को डोनेशन दिए जाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं हो सकता। वो ऑडिटेबल अकाउंट्स होते हैं, वो सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम के तहत हो सकता है, लेकिन ये मंजी पीढ़ी के नाम पे पैसे नहीं लिए जा सकते। तो मैं जाती तौर पे जो हमारा आज़ाद कश्मीर का टैलेंट है, और स्पेशली आप जो यूथ हैं, एक सरदार अहमद जमील साहब ने एक हमारे कैंडिडेट का बताया कि हमारे सदर हैं कि वो कमजोर थे, और मैं ये समझता हूँ देखिए यही होती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि अगर कोई बंदा मतलब फाइनेंशियल उस पर नहीं है बट उसके अंदर टैलेंट है। हम ये कहते हैं कि देखें अगर कोई रिमोट एरिया के अंदर रहता है और उसके पास एक वो बड़ा क्रिकेटर बनने का पोटेंशियल मौजूद हो, वो हमारे चेयरमैन की तरह हो सकता है, उसमें टैलेंट हो गया, वो क्रिकेट की दुनिया में एक अपना नाम पैदा कर सकते हैं, या मियां दाद की तरह वो बड़ा नाम पर आप उसको चांस तो दें। अगर आप उसको चांस नहीं देंगे तो वो कैसे खेलेंगे? मतलब अभी भी बात होता है, हमें लोग बच्चों के पेरेंट्स हमें अप्रोच करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, तो हमारी कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह उनको ये चांस मिले कि उसको तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट तो उसका कोई ले, उसको देखे तो सही। तो ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करना बड़ी जरूरी होती है। आज के हवाले से मैं जो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो इमरान खान साहब ने एक ऑर्गेनाइजर जो उनके दरीना कमिटेड साथी हैं सैफुल्लाह खान नैनी साहब, वो ऑन बोर्ड रहे, और जो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के विजन का बेड़ा उठाया हुआ है, उसके मुताबिक आजाद कश्मीर के अंदर ग्रोह बंदियां, ये ग्रुप बंदियां ये लोग ना लेके करें, क्योंकि ये जो रुस्ने मनवाने का कल्चर है ना, पॉलिटिक्स में इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। और उसी ने पीटीआई को आजाद कश्मीर में नुकसान पहुंचाया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई लैंडस्लाइड विक्ट्री करे, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने इसको एनेबल करना है, हमने स्ट्रेंथन करना है कि पीटीआई इस पोजीशन में हो कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री करे। मेजॉरिटी जो सीटों का आपने कहा, हम बिल्कुल कोशिश हमारी ये होगी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत न हो। पीटीआई खुद तना इस पोजीशन में हो कि वो गवर्नमेंट बनाए, वो 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनाए। ये पार्टी की लीडरशिप की चॉइसेस होती हैं कि वो किसी दूसरी पार्टी को साथ रखना चाहते हैं, 1 को 4 को 6 को क्या, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए आप किसी के महरून मिन्नत ना हो। क्योंकि वफाक के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, केपी के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, और रिसेंटली हमने जीबी के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है। मुझसे आपने देखा कि अक्सर मीडिया टॉक्स के अंदर लोग पूछते हैं जी कि किस तरह होगा अगला इलेक्शन। मैं ये कहता हूं कि पंजाब की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगला इलेक्शन होगा, और 2023 के अंदर होने वाले इलेक्शन में पीटीआई अगले 5 साल का मैंडेट लेगी, और इंशाअल्लाह पीटीआई 2027 तक इंशाअल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट करेगी, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए कि ये जो लोग बात करते हैं कि लोग चूंकि सतही चीजों को देख रहे होते हैं, मुल्क की आपकी बहुत सारी चीजों की डायरेक्शन रख दी गई है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, मुल्क को किसी दगे में नहीं रखा जा रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट को दबाने के लिए आप बोरियों ऊपर नहीं डाली जा रही है,
सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, करेंसी को फ्री छोड़ा, डॉलर इंक्रीज कर गया, लेकिन अवाम के साथ धोखा नहीं हुआ। आज आपके मुल्क में कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके दिखाए। मैं इंफॉर्मेशन होती है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि पहले जो हमारे फॉरेक्स कंपनियां, अगर आप किसी को कहते हैं कि 10 मिलियन डॉलर कराची से उठाओ, रात में पहुंचा दो, काबुल में पहुंचा दो, या हमें इधर पहुंचा दो मीरान शाह में, वो चंद मिनटों में करता था। अब कौन पकड़ता है? मैं जस्ट एक मिसाल देता हूँ। मुल्क की डायरेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लूट मार कोई नहीं है, कोई बाहर कुछ नहीं जा रहा। ये वो लोग हैं, हमारे चेयरमैन ने बाहर से अपार्टमेंट बेच के यहाँ पे आके जगह खरीदी थी, यहाँ से कुछ करके बाहर कुछ नहीं जाना। सबसे बड़ी जो चीज होती है कि करप्शन के खिलाफ, लूट मार के खिलाफ, थर्ड वर्ल्ड नेशन के अंदर, हमारे पड़ोस में भी तो है। आप हिंदुस्तान के अंदर देखें क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में फार्मर प्रेसिडेंट्स के भी ट्रायल हो रहे हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर के भी ट्रायल हो रहे हैं, मिनिस्टरों के ट्रायल हो रहे हैं, एक्स ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनके ट्रायल हो रहे हैं। तो ये मैंने सऊदी अरब की अपनी 35 साल लाइफ में पहली दफा, उस दिन मैंने चेयरमैन को कहा, मैंने कहा जी जब मैं मदीना मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकला और एक सऊदी ने कहा, तो मैंने कहा हमारी तो कभी ये ख्वाहिश थी हम कि दुनिया से ऐसे ही जाएंगे कि एक सऊदी कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पहली दफा हिस्ट्री में आपने 72 सालों में देखा कि इमरान खान जब रियाज में लैंड करता तो रियाज की सड़कें जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ भरी हुई थी। ये रिकॉर्ड है। इमरान खान दुनिया में किसी भी जगह हम ये कहते हैं कि ये वो इमरान खान है जो पाकिस्तान का फ्लैग लेके दुनिया के हर मैदान में उतरा है। पूरी कौम पीछे तबसरा कर रही होती है कि नहीं बैटिंग उससे करानी है, पहले नंबर पे उसको भेजना है, सेकंड पे उसको भेजना है, 20 से बॉलिंग में। ये सारे होने के बावजूद प्रेशर जो मुल्क के फ्लैग लेके उतरा करते हैं वो प्रेशर में नहीं आया करते। इसलिए मैं कहता था कि पीडीएम वालों तुम चीखते चिल्लाते रहो, जो मर्जी करते रहो, हमारी जो राह है हमने अपनी राह चेंज नहीं करनी, हमारी अपनी एक कमिटमेंट है, हम इंशाल्लाह उसके अंदर चलते हैं। और वो सारे प्रेशर आपने इस कोरोना के दौरान देखा, कितना बड़ा प्रेशर आते रहे, कितना तूफान मचाते रहे। पहले कहते थे कि लॉकडाउन नहीं कर रहे, हमने लॉकडाउन नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आम आदमी कितना तकलीफ से गुजार होता। जब हमने कहा भाई ये दूसरी लहर आई है, बचाओ लोगों को, खुद तो उनकी अपने फंक्शन के लिए एसओपी की, लेकिन आम काम जो ट्रालियों में, वैगनों में, बसों में आते हैं उनको वो कह रहे थे जलसे में आते। अगर एक आदमी कोरोना कैरियर का साथ वो उसका एक्सपोजर होता है, एक्सपोज हो गया, तो वो आगे कितने 100 लोगों का इसका बाइस बनेगा। तो जो मुल्क की डायरेक्शन में आज के इवेंट के हवाले से, चूंकि टाइम है, चूंकि 4:15 होने वाले हैं, आप लोगों को मतलब किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो मैं आज के ओकेजन के हवाले से नहीं, लेकिन ये जो आपके साथ हमने बात की ये कोई लंबे असार नहीं। मैं राजा सबीर साहब को, आमिर जमील साहब को, इनको ये गुजारिश करूंगा कि ये अगले 1 महीने के अंदर जैसे चाहेंगे, आपके 3 डिवीजन है, पुंछ डिवीजन, जफराबाद डिवीजन और मीरपुर डिवीजन, तो जैसे चाहेंगे कि हमारी यूथ है, जो आप लोग हैं, हमारी आप लोगों के साथ बैठक हुआ करेगी। आप लोगों की सजेशन की रोशनी में हमने पॉलिसीज तरतीब देने और उन पॉलिसी को आपने आगे लेके जाना। ये चीज आप याद रखिए कि मेरे होते हुए जवान और नौजवान जो हैं उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप हमारे बाजू हैं, क्योंकि आपने एक चीज लेके चलनी है, मैं कुछ अकेला कुछ नहीं कर सकता। और पार्टी की जो दूसरी क्यादतें हैं, जितने मैंने आपको बताया कि हमने एक तो अभी राजा मुसद्दिक साहब को गुजारिश की कि नजरियाती लोग आप जो पुराने हैं, आप अब दोबारा इस कारवान के अंदर, वो आज जो कह रहे थे ना मैं तकरीर भूल गया, अब उनको तकरीरें बहुत आएंगी, क्योंकि जो पुरानी मैंने उनकी तकरीरें देखी हैं, वो तकरीर का समा बांधने के बड़े माशाल्लाह माहिर हैं। हम ये चाहेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ, हमारे कंधे के सर कंधा मिला के हमारे साथ चले, इस कारवान को दोबारा आगे लेके चले, लीड करें, क्योंकि वो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। इसी तरह इस जितनी भी जो इमरान खान साहब का विजन है वो आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है, मैंने नहीं करना, वो आप लोगों ने करना। मैं कोई अकेले कोई नहीं हूँ, ना कोई मैं आगे हो सकता हूँ। आप लोग आराम देंगे, सजेशन देंगे, हम उसकी रोशनी में आगे चलेंगे। लेकिन हम ये इस पीटीआई आजाद कश्मीर को इस लेवल पे लेके आएंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री करे, लेकिन उसके साथ वो जो गवर्नमेंट भी बने वो आप लोगों की आराम की रोशनी में बने। और आप लोग
कैबिनेट के अंदर और गवर्नमेंट के मेन स्टोन हो गए। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, वज़ीर आज़म तनवीर इलियास। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो लोग मेरे साथ इस तरह बैठे हुए हैं, अगर मैं गवर्नमेंट में किसी हवाले से कोई कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो मैं पार्टी को जिताऊंगी और ये लोग मेरे साथ हमेशा इसी तरह बैठे रहेंगे। पार्टी आपने चुनानी है, पार्टी आपने बनानी है, इसको मजबूत करना है। किसी का कोई इंडिविजुअल एजेंडा नहीं है। जिसको जो पोजीशन होगी इलेक्शन जीतने के बाद वो इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किसने क्या बनना है। बट हमें खुशी ये होगी कि जो तहरीक इंसाफ का विजन है और जो हमारे चेयरमैन की डिजायर है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया कि पार्टी मजबूत हो गई। हमें अपने पर्सनल एजेंडे नहीं रखने चाहिए और पार्टियों में जो पर्सनल एजेंडे होते हैं वहाँ पे पार्टी का टारगेट उससे बहुत अभाव होता है। वो मवारा होना चाहिए, उसमें अपने जाती चक्रों में नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को मजबूत किया जाए। अब आपके पास एक अच्छा, ये जो मैंने बताया कि हर जगह पे आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे आजाद कश्मीर के अंदर भी इसकी गवर्नमेंट आए, पीटीआई की, और तामीर और तरक्की का नया बाब का आगाज हो। और इसके साथ जो बड़े खूबसूरत अशार सरदार अहमद जमील साहब ने पढ़े अपना कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग विजनरी क़यादत और तामीर और तरक्की आज़ाद कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मेन संग मील है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तभी कुछ कर सकेंगे कि जब कोई सही पाँव पे तो खड़ा हो, लड़खड़ा न रहा हो, तो आप उनके लिए तब काम कर सकेंगे। और उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। आज हम इसको डिबेट नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये जो कश्मीर कमेटियाँ हैं, फॉरेन ऑफिस की कमेटियाँ, आप उन डेलीगेशन के साथ हिस्सा हूँ, आप OIC के फोरम के ऊपर आप अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर कराएंगे कि भाई आप ये मजम्मत कारियों के लिए तो नहीं बने थे कि जब दुनिया में ज्यादती होता मजम्मत करके खामोश हो जाए। जो 5 कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जब उनके इंटरेस्ट की बात आती है, अभी अगर जर्मनी की चूंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, बर्तानिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल, उनके इंटरेस्ट की बात हो तो रेफरेंडम कैसे नहीं होता। ये जो 1 करोड़ यहाँ पे इंसानी जाने जो है वो लटक रही है और हिंदुस्तान ने जुल्म की हिंसा कर दी, तो उनको आज़ादी का राइट नहीं है। वहाँ पे क्यों नहीं उनको रेफरेंडम का हक दिया जाता। जब 1949 के अंदर खुद हिंदुस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया तो खुद हिंदुस्तान की कमिटमेंट थी कि कश्मीर की जो आज़ादी है या कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो कश्मीरियों की आरा की रोशनी में होगा। तो वो कश्मीरियों की आरा कब ली जाएगी, कब उनसे पूछा जाएगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। ये कश्मीरी जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा, उनको तुम अपने साथ दबाए बैठे हो और इसके अंदर जो तुम्हारे मुल्क के अंदर 27 करोड़ मुसलमान हैं, तुम उनसे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तुम्हें आज सलाइकी देवली याद आ रहे हैं, तुम्हें आज यहाँ पे मुगलों की हुकूमतें याद आ रही हैं कि उन्होंने ज्यादतियां की। तुम ये भूल गए कि उन लोगों ने तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सिख जनरल बनाए, जज बनाए, लाइफ की हर फील्ड में उन्होंने तुम्हें चांस दिया, तुम्हें तो याद नहीं रहा। लेकिन कश्मीरी जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम जबरदस्ती उनको अपने साथ रहना चाहते, जबकि 1949 की कमिटमेंट जो है उसको वो भुला बैठा है। तो ये जो 5 कंट्रीज मैंने गिनवाए सिक्योरिटी काउंसिल गई, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाएं, उसमें भीगा कश्मीरी। हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ें, उनको ये कहें कि ये ज्यादती इनफ इज इनफ। आप कश्मीरियों को ये राइट दें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, उसका वो फैसला कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग मुझे याद रहेंगे तो मैं उसको बोलूंगा। तो बाकी आप लोगों के इस टाइम के लिए, पेशेंस के लिए, सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।